हमारी बात हो रही है मेमोरी की। मेमोरी आज का हमारा टॉपिक है। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर पे हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं। उन सभी काम को स्टोर करने के लिए, यानी जो भी हमारा वर्क होता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन पर जो आप काम करते हैं, उस काम को सेव जब करते हैं वो बन जाती है फाइल, और बहुत सारी फाइल मिल के बन जाता है डेटा। यानी उसी डेटा को स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा, यानी इकट्ठा करने के लिए किसी एक स्टोरेज डिवाइस को रखी जाती है, कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, जिसको हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होती हैं। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे और प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है परमानेंटली मेमोरी, जो परमानेंट आपके कंप्यूटर में लगी हो उसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। यानी हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ मेमोरीज़ आपके सामने यहाँ पे फ़ोटो दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हार्ड डिस्क दिख रही है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। जो भी आप काम करते हो वो एक मेमोरी है जिसका नाम है हार्ड डिस्क, HDD बोलते हैं। यानी एक तरीके का ये जो है सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। यानी वो मेमोरी जो बाद में ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में लगाई जाती है, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी जैसे कि हार्ड डिस्क आपका हो गया, और यहाँ पे देखिए SSD का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा 2 TB, यानी 2 TB इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। जैसे हम लोग मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, पहले लोग लगाते थे, अब तो इंटरनल आता है 64 GB, और ऐसे ही कई टाइप की मेमोरी होती है, 64 GB, 128 GB, 16 GB, 8 GB, इस तरीके से होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में 2 TB का मतलब है लगभग 2048 GB, जिसके बारे में आगे मैं लास्ट टॉपिक में रखा हूँ, मेमोरी कैपेसिटी के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप पेन ड्राइव, छोटी सी पेन ड्राइव है, 32 GB इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ पे CD है, CD आपने सबने देखा होगा, इसके अंदर 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप एक रील होती है, 3200 से 2800 फीट इसके अंदर रील होती है। रील के अंदर डेटा स्टोर करते थे। और ये फ्लॉपी डिस्क है जो अब नहीं चलती है, और ये भी अब नहीं चलता है। ये दोनों नहीं चलता है, लगभग ये भी अब बंद ही हो रहा है, आपको बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी इज़ ए मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। अगर रैम की बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी हैं, DRAM और SRAM। इन सब के बारे में हम आगे चल के भी जानेंगे। और यहाँ पे रोम के बारे में बात करें तो रोम के अंदर जो है 3 कैटेगरी हैं, एक PROM, EPROM, EEPROM। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे हैं, SSD, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD। जितने भी मेमोरी बाद में अपनी ज़रूरत के लिए लगाए जाते हैं वो सारे मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे आप जो है इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली बना लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लें, ताकि आप जो है इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट कर लें, और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले आप कॉपी में डायग्राम बना लेंगे, फिर एक एक स्टेप को हम सही से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। प्राइमरी मेमोरी लिखा, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है। मैंने बताया था मेन मतलब होता है कि इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। ये कंप्यूटर की परमानेंटली मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम के प्राथमिक मतलब जो सिस्टम का जो पहला काम होता है वो मेन मेमोरी से ही होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी से ही होती है, कार्य के लिए उपलब्ध कराती है, जैसे रैम और रोम। अब इसके दो टाइप होते हैं प्राइमरी मेमोरी के, एक है आपका रैम, दूसरा है आपका रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आगे मैंने फुल फॉर्म भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे SRAM लिखा था, तो यहाँ इसको अगर देखें, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म है। और रोम की अगर बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पे लिखा है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, तो दो तरीके की
आपके रैम और रोम होते हैं। अगर रैम की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रैम होता है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। और एक रोम की बात करें तो कुछ इस तरीके के होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। और ये मदरबोर्ड में एक स्लॉट बना होता है जिसके ऊपर ये रैम को लगाया जाता है। रैम से आपका कंप्यूटर का स्पीड भी निर्भर करता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि प्रोसेसर के बारे में बताया था, जो डे 3 में पढ़ाया था कि प्रोसेसर बहुत मायने रखता है। अगर प्रोसेसर आपका अच्छा है तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। बट रैम भी उसी के साथ साथ रैम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका रैम होगा उसी हिसाब से कंप्यूटर उतना ही तेज़ एक्सेस कर पाएगा। क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है। सिस्टम का जो पहला काम होता है, पहला काम क्या होता है, सिस्टम जब ऑन होता है तो पहले विंडोज़ को लोड करना होता है। जब सिस्टम जब तक लोड होके ऑन नहीं होगा, जब तक हम दूसरा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो काम होता है वो सब रैम के अंतर्गत काम होते हैं। जितना अच्छा रैम होगा उतना जल्दी काम होगा। नहीं कहने का मतलब जितनी अच्छी रैम होगी उतनी अच्छी आपकी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो प्रोसेसर के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैम भी अच्छी हो। इसीलिए लोग जाते हैं फ़ोन खरीदने तो देखते हैं कि इसमें 8 GB वाला रैम है, इसमें 16 GB वाला रैम है, इसमें 4 GB रैम है। नहीं, ऐसा करते हैं 32 GB वाला रैम वाला ले लेते हैं। इसी तरीके से सेम एज कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है, बट वो बहुत छोटा सा है और पोर्टेबल बना दिया गया, आसानी से लोग लेके चल सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर भी है। तो रैम जितनी अच्छी होगी, क्योंकि ये मेन मेमोरी का हिस्सा है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए रैम के बारे में लिखा हुआ है। रैम, इसमें कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा को रखा जाता है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। यानी रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है और इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। यानी रैम क्या है तो प्राइमरी मेमोरी, यानी परमानेंटली मेमोरी है, परमानेंटली सिस्टम में लगी होती है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो टेम्परेरी स्टोर रहते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है कि जैसे पावर सप्लाई कटेगी वैसे ही इसके अंदर के जितने भी डेटा हैं वो फिनिश हो जाएंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसके अंदर कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। इसको बोलते हैं रैम। और इसको हम दूसरे भाषा में वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ट्रिपल सी में पूछा था कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, आपको आंसर दे दिया रैम, रोम, नन ऑफ दिस दे दिया, एक दे दिया एस रैम। तो आप बताएंगे कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। या फिर पूछ लिया कि टेम्परेरी मेमोरी, कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सा है, तब भी आप बताएंगे कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले हिंदी में अस्थाई, जिसका अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तब भी आप बताएंगे रैम। या टेम्परेरी पूछ ले, अस्थाई पूछ ले, वोलेटाइल मेमोरी पूछ ले, तो आप रैम का ही नाम लेंगे। क्लियर। रोम की बात करें, लिखा है इसमें मेमोरी, इस मेमोरी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर किया जाता है। ये एक अस्थाई मेमोरी होती है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। और ये अस्थाई मेमोरी का मतलब होता है ये परमानेंटली मेमोरी। कौन सी मेमोरी, जो आपका ये जो रोम है, रोम ये क्या है, परमानेंटली मेमोरी है। इसके अंदर के जो डेटा होते हैं वो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अंदर के डेटा को ना ही कोई डिलीट कर सकता है, ना ही कोई एडिट कर सकता है। किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो आपके सिस्टम जो है डेटा लॉस हो सकता है। यानी ये परमानेंटली इसके अंदर जो भी एक बार डेटा डाल दिया गया वो परमानेंटली स्टोर होगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा डेटा है जो परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते टाइम जो आपके सामने स्क्रीन पे लिख के आता है, चाहे वो HP का हो, लिनोवो का हो, डेल का हो, वो जो डेटा है जो लिख के आ रहा है या उनका लोगो शो कर रहा है। जैसे कि अखिलेश यादव ने अभी, योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में एक लैपटॉप बांटा, उसमें उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, उस पर कुछ थॉट वगैरह लिखे हैं। ऐसे अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी अपना फ़ोटो वगैरह लगाया। तो वो जो डेटा था ना वो रोम में स्टोर था, रीड ऑनली मेमोरी। इसके नाम से पता चलता है रीड ऑनली, यानी इसको केवल देखा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसके अंदर डिलीट या कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यानी एडिटिंग नहीं हो सकती है।
इसलिए उसको बोलते हैं रोम। इसको बोलते हैं परमानेंटली मेमोरी है, क्योंकि रोम क्या है, एक प्रकार का इस तरीके का चिप होता है और इस चिप के डेटा को यूज़र सिर्फ पढ़ सकता है, डिलीट अथवा संशोधन नहीं कर सकता, यानी किसी भी तरीके कोई चेंजेस नहीं कर सकता। यह आपके मदरबोर्ड में परमानेंटली सोल्ड किया रहता है, ये बोर्ड के ऊपर सोल्ड किया रहेगा। अगर इससे छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश करेगा, इसको निकाल के बदलने की कोशिश करेगा, तो आपका सिस्टम डेड हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए इसके टाइप भी होते हैं, मैंने आप यहाँ पे डायग्राम में पहले से समझाया है कि एक आपका डी रैम होता है, एस रैम होता है, और रोम के भी टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। अब देखिए टाइप का मतलब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक्स। एस रैम का मतलब स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम, डी रैम, एस रैम क्या होती है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, जबकि डी रैम को हर कुछ सेकंड कुछ मिनट के बाद आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर में एक एस रैम है, एक डी रैम है, तो एक ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, एक हम लोग रिफ्रेश करते हैं। क्लियर? तो इसी को एस रैम, डी रैम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रैम के और भी प्रकार होते हैं, जैसे DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम। अब DDR का मतलब होता है ड्यूअल डेटा रेट, ड्यूअल डेटा रेट, ड्यूअल डेटा रेट। क्लियर? अब सामने लास्ट में वही रैम का मतलब जुड़ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर पूरा पढ़ेंगे तो ड्यूअल डेटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोल सकते हैं। अब आदमी पूछेगा भैया ये ड्यूअल डेटा रेट है, DDR2, DDR3, DDR4 रैम का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं DDR2 जो रैम होता है, ये 2 का जो ये नंबर संख्या जो आ रही है ना, इसका मतलब होता है जनरेशन, यानी जो सेकंड जनरेशन चल रहा था तो उस समय जो रैम कंप्यूटर के अंदर लग के आ रही थी उसमें DDR2 रैम लग के आ रहा था। फिर जब थर्ड जनरेशन आया फिर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई, यानी 2 वाले से थोड़ा सा बेहतर बनाया गया 3 वाले को, तो इसका नाम रख दिया DDR3, फिर DDR4। इस तरीके से DDR5 क्या है, यानी DDR4 जो है DDR3 से अच्छा है, DDR3 DDR2 से अच्छा है, और DDR2 डी रैम से अच्छा है। क्लियर? तो इस तरीके का रैम, और रैम पूरा मैंने रैम का डिफिनीशन बताया कि रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है जब तक आप वर्क कर रहे हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि कंप्यूटर पे आप काम करिए तो अपने डेटा को सेव करते हुए चलिए, और हर 2, 5, 10 मिनट पे जितना हो सके तो आप Ctrl+S प्रेस करते रहिए, यानी जो भी सॉफ्टवेयर पे बैठे हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर में सेव का ऑप्शन हो उसको आप क्लिक करते रहें, ताकि आपका जो डेटा है ना वो परमानेंटली सेव हो जाए। वरना क्या होगा, वो टेम्परेरी मेमोरी में रन कर रहा होगा, और जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा आपका जो डेटा है वो पूरे तरीके से लॉस हो जाएगा। और फिर दोबारा जब सिस्टम आप ऑन करेंगे, जब भी आपको पावर सप्लाई मिलेगी, ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा तो सेफ ही नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में सेफ था। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है रैम तक, तो आप लोग एक बार क्लियर लिख के सेंड करें हमें। सभी लोग क्लियर लिख के सेंड करें अगर यहाँ तक क्लियर है टॉपिक तो। सभी लोग क्लियर लिख के सेंड करें। अभी तक क्लियर किसी का लिख के आया नहीं है। सभी लोग चैट बॉक्स में है, लाइव चैट में, और वहाँ पे लिखें क्लियर, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो नॉट क्लियर लिखें। TC आ चुका है क्लियर, उरूस का भी आ गया है, वेरी गुड। मासूम मनसाराम चौधरी का भी आ गया, मोहम्मद जैद का भी आ गया है, FF अशरफी का भी आ चुका है, चंदन का भी आ चुका क्लियर, वेरी गुड। तो फटाफट सभी लोग क्लियर लिख के सेंड करें। सादाब आलम का भी क्लियर आ चुका है। सादाब आप आज हमारे पहले स्टूडेंट हैं नए, वेरी गुड। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हो गया फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। देखिए तो रैम का मतलब हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें और भी बताया था। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि रोम के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम का मतलब क्या है यहाँ पे हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए पी रोम का मतलब होता है
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये देखिए प्रोग्रामेबल शब्द जो जुड़ गया है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम बात आती है कि मैंने बताया था कि पी रोम जो है ये परमानेंटली मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो परमानेंट आपके मदरबोर्ड पे सोल्ड की रहती है, यानी इसके अंदर के डेटा कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। तो जाहिर है कि उस डेटा को फर्स्ट टाइम तो डाला ही गया होगा, तो फर्स्ट टाइम आप पी रोम में कैसे डेटा डालेंगे, उसके लिए बनाया है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, यानी प्रोग्राम करके और रीड ओनली मेमोरी के अंदर डाल दिया जाता है। और बताया था कि एक बार प्रोग्रामिंग अगर हो जाती है तो दोबारा इसको एडिट या डिलीट या संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ईपी का मतलब होता है इरेजेबल शब्द, इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना। अब आप सोच रहे हैं कि मिटा तो सकते ही हैं। ईपी मतलब ये है कि अगर प्रोग्रामिंग करते समय किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो आप ईपी के मदद से इरेज तो कर सकते हैं, बट इसमें आपका जो है 100% डेटा जो है लॉस होने का चांस रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, एडिट करने की कोशिश करते हैं, संशोधन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी अखिलेश यादव ने और योगी जी ने बहुत से लैपटॉप को बांटा है और आप सोचें कि हम उससे छेड़छाड़ करके वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगा दें, तो अगर आप ईपी रोम के मदद से इरेजेबल करने की कोशिश करेंगे तो आपके सिस्टम का डेटा जो है लॉस हो सकता है और ऐसे कंडीशन में आपका सिस्टम डेड भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्क्रीन पे लगा है उससे कोई आपका कुछ जाने वाला नहीं है। वो भी ऑन करने पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी काम तो हो ही रहे। फिर डबल ईपी बनाया गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, पैराबैग्निक किरण की मदद से अगर रोम में किसी भी तरीके के चेंजेस करने हैं तो बताया जाता है कि आप कर सकते हैं, बट 50% फिर भी आपके कंप्यूटर में रिस्क रहता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रोम से कोई भी छेड़छाड़ ना करें। आपको अगर छेड़छाड़ करना है तो आप रैम शब्द से कर सकते हैं, क्योंकि रैम जो होता है आप उसको निकालिए। 2 GB का रैम लगा था आपके कंप्यूटर में, उसको फेंक दीजिए, दूसरा लाइए 4 GB का लगा दीजिए। बस खाली आप रैम पे पढ़िए कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी, DDR2 लगा है, DDR4 लगा है, जो भी रैम आपके पास लगा है सेम रैम आप दूसरी मंगवा के अपने सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब रैम में इंक्रीजमेंट हो जाएगी, जहाँ पे आपका 4 GB था वहाँ पे 8 GB कर सकते हैं। लेकिन सोचें कि रोम में कोई बदलाव कर दें तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे में आपका सिस्टम डेड हो सकता है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में, अब सेकेंडरी मेमोरी मैंने पहले ही बता दिया है, लिखा है इस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर या बाहर होती है। अब बाहर अंदर का मतलब ये है, लिखा है ये प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है, अस्थायी मतलब परमानेंटली स्टोर करता है आपके डेटा को। तो आपका ये हार्ड डिस्क होती है या SSD होते हैं, 2 तरीके के स्टोरेज डिवाइस हैं। आजकल सबसे ज़्यादा SSD चल रहा है, क्योंकि SSD क्या होता है, हार्ड डिस्क की अपेक्षा SSD थोड़ा तेज़ चलता है। थोड़ा तेज़ क्या मतलब बहुत ही तेज़ चलता है, क्योंकि ये चिप पे बना होता है, ये बिना चिप पे बना होता है। इसमें बहुत सारे सेक्टर और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, और ये सीधा सीधा एक चिप होता है, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड। उसी तरीके से आपका SSD बना दिया गया है, जो कि हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग बहुत ही तेज़ चलता है। क्लियर? और देखिए ये जो हार्ड डिस्क है ना आपकी, ये CPU का ये यहाँ पे ढक्कन जो है इसका खुला हुआ है, डोर इसका खोलेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको बांध दिया जाता है। चाहे SSD हो या फिर CPU, दोनों को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि इसीलिए बताया गया है कि ये जो है अंदर या बाहर हो सकती है। वैसे मैंने बताया था कि जो भी मेमोरी बाद में लगाई जाए, बाद में मतलब बाहर से लगाई जाए, वो सारी सेकेंडरी है। तो ये तो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, लैपटॉप के अंदर लगा होता है, लेकिन वो केवल उसके अंदर एक जगह बना दिया जाता है, जिससे कि आपका हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम ना आए, हार्ड डिस्क आपकी सेफ रहे, हार्ड डिस्क आपकी गिरे ना, क्योंकि गिरने से हार्ड डिस्क बहुत जल्दी ख़राब होती है। अगर आपकी हार्ड डिस्क इतने ऊँचे से भी गिर जाता है या इतने ऊँचे से इतने ऊँचे पर आ जाता है तो भी आपकी हार्ड डिस्क क्रैक हो सकती है। तो इसीलिए इसके अंदर एक जगह बनाया जाता है आपका, ये जब आप इसको ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रू से बांध दिया जाता है, ताकि ये इधर उधर मूवमेंट ना करे। और एक जगह कनेक्टर के माध्यम से, यहाँ पे एक कनेक्टर पावर का लगता है, एक IDI कनेक्टर लगता है, जिससे कि ये आसानी से चल सके। क्लियर? यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का ही कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा फ्लॉपी डिस्क
अब देखिए लिखा है ये रिमूवेबल डिस्क डिवाइस या डेटा ट्रेवलर और रिटेबल फ्लॉपी का आकार 3.5 इंच और फ्लॉपी डिस्क के भंडारण क्षमता है, भंडारण मतलब कैपेसिटी क्षमता 1.44 MB। इस तरीके से आपका ये जो फ्लॉपी डिस्क है FDD शॉर्टकट में इसको बोला जाता है FDD। क्वेश्चन में भी आता है कि FDD की कैपेसिटी क्या है, FDD की जो है साइज क्या होती है। तो अगर साइज की बात करें तो ये जो साइज है इसका ये जो है 3.5 इंच, और अगर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 1.44 MB। अब आप सोच रहे हैं इतना कम स्पेस है तो इसको कौन यूज़ करेगा, तो बिल्कुल अब कोई नहीं यूज़ करता है। बहुत पहले चलता था जब हमारी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होती थी, तब हम लोग फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है। ऑप्टिकल डिस्क लिखा है यहाँ पे लिखा है इस तरह के स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी ही है। CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क को एक्सेस या पढ़ने के लिए ड्राइवर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो जिसमें हम लोग CD लगाते हैं, ये हमारा एरिया है CD का CPU के आगे, और ये लैपटॉप का एरिया है, लैपटॉप में भी CD लगा लेते हैं। तो CD को रीड करने वाली चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल डिस्क। और कुछ इस तरीके का एक्सटर्नल भी आता है। अगर आपके लैपटॉप में CD लगाने वाला ऑप्शन नहीं है, आपके कंप्यूटर में CD लगाने वाला ऑप्शन नहीं है, या फिर है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, तो ऐसे में आप एक USB वाला DVD राइटर या CD राइटर ले सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा, आपकी USB केबल से भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में भी कनेक्ट हो जाएगा, और हम वहाँ पे CD लगा के और कोई भी DVD CD लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। और देखिए फिर CD की बात हो रही है। यहाँ पे CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है, लिखा है इस तरह के ऑप्टिकल डिस्क में एक डेटा केवल एक बार लिखना आसान होता है। इसके बाद आप उस डिस्क को दोबारा लिख नहीं सकते, लेकिन आप इसे कई बार एक्सेस या पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है एक बार इस CD के अंदर कोई चीज़ अगर आपने डाल दिया है तो उसको दोबारा आप सोचें कि इसको डिलीट करके कुछ और डाल दें, जैसे कि मेमोरी कार्ड में करते हैं। बिल्कुल ऐसा इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा CDR का मतलब रिकॉर्डेबल, ये केवल रिकॉर्डेबल है। लेकिन हाँ, इसको आप चाहें तो बार बार लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने DVD बनवाई और DVD को दे दिया किसी और को देखने के लिए, फिर उसने दे दिया किसी और को देखने के लिए, तो लगातार स्टेप बाय स्टेप कई सारे लोग ने अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में या DVD राइटर में लगा के देख लिए, तो बिल्कुल देख सकते हैं DVD को। लेकिन ये जो CD होती है ना आपकी, ये केवल एक बार इसके अंदर डेटा को राइट किया जा सकता है, दोबारा इसमें राइट नहीं होगा, केवल रीड कर सकते हैं। इसीलिए इसमें लिखा था CDR। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है आपका 700 MB यानी 700 MB तक डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे अपना डॉक्यूमेंट कोई स्कैन करके आप मुझे कोई स्टोरेज डिवाइस में सेंड कर दें, अगर आप पेन ड्राइव लेने जाएंगे तो कम से कम 300 रुपये मिलेगी, और ये जो CD है आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। 10 रुपये की CD में आप लैपटॉप में लगाइए, अपना जो भी डेटा है उसके अंदर कॉपी पेस्ट मार के, अब बड़ा सा मोटा सा मार्कर से यहाँ पे कुछ अपना नाम वगैरह लिख के पॉलीथीन में पैक करके उसको दे दीजिए। इससे क्या होगा, केवल आपकी कॉस्ट केवल 10 रुपये आ गई। लेकिन अगर आप वही चीज़ पेन ड्राइव में देंगे तो पेन ड्राइव छोटी भी होती है, मिस भी हो सकती है। क्लियर। और यहीं पे अगर बात कर लें DVD की, तो DVD में जो है 4.7 GB यानी 4.7 GB, लगभग 5 GB के बराबर। यानी अगर 1 GB की मूवी है तो 5 GB यानी 5 मूवी इसके अंदर आ सकती है। इसको बोलते हैं DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मास स्टोरेज के बारे में बात हो रही। अगर आपसे पूछता व्हाट इज मास स्टोरेज डिवाइस, मास स्टोरेज डिवाइस का मतलब है वो सारे डिवाइस जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आपका ये पेन ड्राइव देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेमोरी कार्ड अलग से लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए अलग से हार्ड डिस्क रखी हुई है, एक्सटर्नल कनेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा डेटा और फास्ट डेटा कॉपी करना है और उसको लेके कहीं और जाना है, एक कंप्यूटर से निकाल के, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा है, उसका डेटा उसमें मान ली 100 GB की डेटा है, उसको कॉपी करके कहीं और ले जाना है, तो आप 100 GB की पेन ड्राइव ले सकते हैं, 128 GB की पेन ड्राइव ले सकते हैं। या फिर सेकेंडरी एक USB टाइप का एक हार्ड डिस्क भी आता है जो कि USB से कनेक्ट होता है। आप इसको लगाइए, इसके अंदर मान लीजिए इसका कैपेसिटी है 1024 GB, तो 1024 GB तक इसके अंदर डेटा रख सकते हैं। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इसी तरीके से पेन ड्राइव भी आती है, और यहाँ पे देखिए छोटा सा मेमोरी कार्ड लगा है, इसी के अंदर 64 GB रख सकते हैं। अगर इसी को ज़्यादा ले ले, 128 GB वाला ले लें, तो इसी के अंदर 128 GB के मेमोरी, छोटा सा मेमोरी कार्ड में 100 GB तक डेटा आप कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मास स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। समान स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक स्टोर कर सकता है, यानी और जो बाकी स्टोरेज डिवाइस है उसकी तुलना में अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ज़्यादा डेटा और फास्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग मास स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक है ये, क्योंकि हमारे टाइम भी हो रही है और हमारा टॉपिक भी लास्ट आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है बाइट इन्फॉर्मेशन, और इसको हम लोग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीपीयू भी बोल सकते हैं। यानी जो आपका सीपीयू का स्टोरेज डिवाइस है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा होता है उसको बिट बोलते हैं, या फिर हम यूनिट बोल सकते हैं। एक यूनिट बराबर होता है एक बिट, जिसको बाइनरी डिजिट में जो है इसको बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है। एक बिट, बाइनरी डिजिट में एक बिट बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 बिट मिलाते हैं तो इसको 1 बाइट बोल सकते हैं। यानी 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, इसको हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे भी दोबारा स्टोरेज डिवाइस किस तरीके से स्टोरेज डिस्क बनता है यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1024 बाइट अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 KB बनेगा। अगर 1024 KB मिलाएंगे, KB का मतलब होता है किलो बाइट, तो बनेगा 1 MB। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 1 MB में कितने KB होते हैं तो आप बता सकते हैं 1024 यानी 1024 KB मिलाएंगे तो 1 MB बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे 1024 MB मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 1 GB बनेगा। यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। और 1024 GB मिलाएंगे तो 1 टेराबाइट बनेगा। 1024 TB मिलाएंगे तो 1 पेटाबाइट बन जाएगा। और 1024 PB मिलाएंगे तो 1 एक्साबाइट बनेगा। और 1024 EB मिलाएंगे तो 1 जेटाबाइट बनेगा। 1024 GB मिलाएंगे तो योटाबाइट बनेगा। और 1024 YB मिलाएंगे तो ब्रोंटोबाइट बनेगा। और 1024 यहाँ पे देखिए GB कर लीजिएगा, यानी BB मिलाएंगे तो GPO बाइट बनेगा। एक नया आ गया है GPO बाइट, जिसको हम लोग इसको दूसरे भाषा में GB भी बोल सकते हैं। आप सोचेंगे यहाँ पे शब्द कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी GB है और लास्ट में भी GB आ गया। GB का मतलब होता है GPO बाइट। जब आपकी GPO बाइट की बात हो रही हो तो समझ लीजिए कि जो है ये वाला बात हो रहा है GPO बाइट की। अगर गीगा बाइट की बात हो रहा है तो समझ लीजिए कि इस वाले GB की बात हो रही है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके की मेमोरी, जैसे जैसे मेमोरी आप जोड़ते जाएंगे, कहने का मतलब है कि 1024 MB जब मिलाएंगे तो बनेगा 1 GB। इसी तरीके से 1024 GB जब मिलाएंगे तो बनेगा 1 TB। और जब 1024 TB को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 PB। तो इसी तरीके से लगातार ये स्टोरेज चलती रहती है। इस टाइम सबसे बड़ी जो स्टोरेज चल रही है GPU बाइट चल रही है। क्लियर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें RCTI ज्ञान को। और फेसबुक